मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। कभी सोचा था आपने कि पहले तो कि संसद की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिलेगा? सोचा था तभी तो गया। मैं भविष्यवाणियां नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐतिहासिक होगा आजाद समाज पार्टी के लिए, और आजाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस उनको होता है जैसे पिछली बार कुछ लोगों को था 2022 में कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वोट और नोट दोनों चाहिए, कैसे काम करेंगे? बजट चाहिए और नोट वही देंगे जिनको अपना वनवास ये 15 साल का खत्म था। पिछले कई बार के धोखों से मैं ऊब गया हूँ। पार्टी ने अब तय किया है कि किसी के पास नहीं जाना। बहुत कोशिश की थी आपने 2022 में, 2024 में अलायंस में जाने की, लेकिन आपको किसी ने पूछा नहीं था। अगर आगे से ऑफर आता है आप समाजवादी पार्टी की तरफ से तो आप जाएंगे? रही गठबंधन की बात तो वो समय परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अखिलेश यादव जी से व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं आपके? नहीं, मेरे किसी से व्यक्तिगत संबंध बुरे नहीं। कुछ लोगों से नहीं है, कुछ लोगों से है, तो कोई संबंध में ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरी कोई जमीन छीनी। दरवाजे अभी खुले हैं आपकी तरफ से कि हम भविष्य में देखेंगे, तय करेंगे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, या फिर अकेले जाना है? मेरी इच्छा है ये अलायंस बने जिसमें ओवैसी जी भी हों, रामप्रसाद मौर्य जी भी हों, पल्लवी पटेल जो तमाम वो उस तरह के फैक्शन हो जो चाहते हैं, जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन योगी सरकार तो सर कहती है ना कि भाई कानून व्यवस्था हमारी सरकार में इतनी सख्त है, देखिए गुंडे माफिया सब छुप गए हैं। रायबरेली में जो एक पासी समाज के भाई की हत्या हुई, उसका कोई जवाब है उनके पास? मेरठ में जो एक शेड्यूल कास्ट की लड़की की हत्या हुई है, कौशाम्बी में जो पाल समाज की बच्ची की हत्या हुई है, कोई जवाब है सरकार के पास? मैं खुद इसका गवाह हूं, उनकी कानून व्यवस्था कितनी अच्छी मुझे गोली लगी। जी हाँ। और एक साल में सरकार ने इतनी मजबूत पैरवी की कि एक साल में जिन्होंने गोली चलाई थी वो बेल पे घर घूम रहे। मैं सुरक्षा में घूम रहा हूँ और वो लोग खुलेआम घूम रहे। ये है सरकार की कार्यशैली। पहले रात के अंधेरे में वोट खरीदा जाता था, अब दिन के उजाले में डिजिटल पेमेंट देके वोट खरीदा जाता है। कल अमित शाह आए और आपसे कहे छोड़िए सब कुछ, आ जाइए साथ में, क्या कहेंगे आप? कहाँ है? मेरे ऑफिस में। आपको क्या लगता है ये ऑफर नहीं होंगे मेरे पास? कांग्रेस पार्टी को अब बी पार्टी कह रहे हैं, बी टीम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं इस अलायंस के बारे में कह रहा हूँ कि ये जो दूसरे लोगों पे आरोप लगाते हैं कि भाई ये बी पार्टी है, सी पार्टी है, मैं आज कह रहा हूँ कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है, अगर समाजवादी पार्टी ना दे, अकेले जाएंगे? अकेले जाएंगे तो बी पार्टी हो जाएंगे। वो अकेले जाए तो हिस्सेदारी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, अपने लोगों की आवाज उठाना, अपने लोगों को नेतृत्व देना, और हम अकेले जाएंगे तो हम बी पार्टी हैं। एक और शब्द कहा जाता है वोट कटवा पार्टी। कोई जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में आपकी पार्टी के लिए भी कहने शुरू कर दिया जाए। नहीं तो बिल्कुल कहें, पता लग जाएगा। आपने क्या किया नगीना में? आपने वोट काटे बीजेपी को जिताने के लिए। उत्तर प्रदेश में आपका और बीएसपी का कंपैरिजन बहुत होता है। जिस पार्क में आपने आंदोलन किया, इको गार्डन, वो बहन जी ने बनवाया, बिल्कुल सही बात, बहुत कुछ करा उन्होंने, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बनी तभी तो उन्होंने किया। उनमें हमें कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। वो बहुत सीनियर है हमसे। जो कभी कहते थे कि पीडीए में डी दलित है, अभी उन्होंने कहा कि पीडी का मतलब पंडित है, तो इसका मतलब अब उन्होंने दलितों को नकार दिया है। आकाश आनंद जी का भाषण सुना आपने? सबको उन्होंने जो है आड़े हाथों लिया, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, लेकिन आपका नाम नहीं लिया। इस बार 24 में लिया था। वो समझ गए हैं कि अगर मैं उनका नाम लूंगा तो फिर जनता जो उनसे प्यार करती है वो हमें सबक सिखाएगी, इसलिए शायद उन्होंने इस बार ऐसी गलती नहीं की, और मुझे लगता है भविष्य में भी वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और रांची का प्रोटेस्ट और जंतर मंतर प्रोटेस्ट, एक धड़ा है, एक तबका है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो प्रोटेस्ट अलग था और ये प्रोटेस्ट अलग है। वहाँ पर बिरयानी की बात होने लग रही है कि कौन बिरयानी ला रहा है, कौन जुनैद है, कौन क्या है। इस मूर्खता का कोई इलाज नहीं। अनुज भाई के चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये वो आवाजें हैं जो निष्पक्ष हैं और जो सरकार से सवाल पूछती है, ना कि आम लोगों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है और जिस शख्सियत के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, पिछले काफ़ी समय से हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो, और आज हमारी कोशिश कामयाब हुई है। नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे हम बातचीत करेंगे। जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो मैं कवर करने गया था नगीना, और 4 दिन कवर करने के बाद मैंने लाइव बोला था कि यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन रहे हैं, और वैसा ही हुआ। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। चंद्रशेखर आज़ाद और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, कितना फ़र्क आया सर जीवन में?
बहुत फर्क नहीं है। जी। देखिए, नाम से तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता है। हालांकि नाम एक आधार होता है और वो आदमी के व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन कर्म प्रधान है। जी। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो नाम कितने भी अच्छा क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रही बात व्यक्तित्व के तौर पे, तो मैं कल भी सड़क पे लड़ता था और आज भी सड़क पे लड़ता हूँ। फर्क यह है कि अब मैं उस सदन का हिस्सा हूँ जहाँ जवाबदेही तय होती है। जी। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी इश्यू हो, मैं उस पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सवाल जरूर खड़ा करता हूँ। चाहे सदन चलेगा तो सदन के अंदर, सदन नहीं चलता तो फिर बाहर तख्ती लेके या बाबा साहब अम्बेडकर या महान पुरुषों के स्टैचू के नीचे बैठ के, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई विषय देश के अंदर खड़ा हो, चाहे वो नौजवानों का हो, किसानों का हो, महिलाओं का हो, कर्मचारियों का हो, किसी का भी विषय हो, उसमें मैं उनके साथ खड़ा दिखाई दूं, इसका प्रयास मैं लगातार करता रहता हूं। कैसा रहा सर पहला दिन संसद का जब आप पहुंचे? कभी सोचा था आपने कि पहले तो कि संसद की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिलेगा, और जब पहली बार आप गए तो क्या महसूस हुआ? क्योंकि आपके पीछे भीड़ है यूथ और युवाओं की, बहुत लोग हैं जो आपकी तरह सांसद बनना चाहते होंगे, चुनाव लड़ना चाहते होंगे। बिल्कुल। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, सोचा था तभी तो गया हूँ। हाँ। अगर नहीं सोचता तो फिर जाता कैसे? हाँ। 2018 6 दिसंबर को मैं गया था पार्लियामेंट में। जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस वहां मनाया जाता है। जी। तो मैं गया था, मेरे याद है। तो जब मैं गया था तो उस दिन ये संकल्प कर गया था कि जब मैं पार्लियामेंट तभी आऊंगा जब मैं इस हाउस का मेंबर बन जाऊंगा। अच्छा। तब पुरानी संसद हुआ करती थी। हाँ हाँ। उसी संसद के सामने खड़े होकर ये मैंने संकल्प लिया और फिर 2022 के बाद उस पर काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ नगीना की महान जनता का और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता से लेकर और चोटी के नेताओं तक का, उन तमाम मीडिया के बंधुओं का जिन्होंने मेरी मदद की, उन कर्मचारियों का, समाज के बुद्धिजीवी लोगों का, बहुजन चिंतकों का, हमारे जो तमाम संगठन है उनका, मिशन 78 से लेकर सब जिन्होंने दिन रात मेहनत की, अधिवक्ता मोर्चा से लेकर जिन्होंने हमारे नॉमिनेशन से लेकर सारी चीजों को संभाला, जिन्होंने वोट भी दिया, नोट भी दिया और मुझे चुनकर यहाँ भेजने का काम किया, क्योंकि मैं तो एक ही वोट हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी नगीना में नहीं है। तो मुझे तो जितनी वोट दी गई है वहां की महान जनता ने और हमारे साथियों के प्रयासों ने, जो हमारी पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया। उस विश्वास के कारण मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ जी, मुझे मेरे लोगों ने चुन के भेजा। जैसा आपने भी कहा कि आप 4 दिन वहां रहे। जी बिल्कुल। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई वो तो किसी ने मदद करके भेज दिया, ये करके भेज दिया, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जहां एक तरफ एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस दोनों जीत के दावे कर रहे थे कि चुनाव उन्हीं के बीच है, वहां उनकी नगीना की महान जनता की विशेष सोच जी अपने लिए एक लीडर चुनने की और उनके भविष्य के सपने और कार्यकर्ताओं की मेहनत, जहां बड़े बड़े दल, धन्ना सेठ और तमाम सब चीजें और मीडिया का सपोर्ट सब कुछ होने के बावजूद और ये उनके लिए सपोर्ट और मेरे लिए विरोध होने के बावजूद मैं वहां से चुन के आया हूं। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की क्षमता है, जो गरीब हैं, कमजोर हैं, लेकिन उन्होंने अपने छोटे छोटे साधनों से इतनी मेहनत की कि सबका मुंह बंद कर दिया जवाब से। और मैं अक्सर सुनता था, क्रिकेट का मैं बड़ा शौकीन हूँ, क्रिकेट में कहता है कि मुंह से मत जवाब दो, बल्ले से जवाब दो। तो मेरे जो लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, उन्होंने बटन दबा के जवाब दिया है उन बड़ी बड़ी पार्टियों को, बड़े बड़े नेताओं को, हुकूमतों को, कि अगर आप इनका रास्ता रोकोगे तो हम इनको और आगे बढ़ाएंगे। और वो फिर से अंगड़ाई ले रहे हैं 2027 को ध्यान में रखते हुए, और इस बार उनकी चोट बड़ी मजबूत होगी, आप मेरी बात को याद रखना। अच्छा। मैं भविष्यवाणियां नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी के बगैर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी। कुछ लोग इसको उसी तरह लेंगे जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले लेते थे, जो कहते 20,000 वोट मिलेंगे, 50,000 वोट मिलेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। आज भी वो इसी तरह लेंगे। मैं चाहता हूँ उस तरह लें भी, क्योंकि मेहनत इतनी शालीनता से कर रहे हैं हमारे लोग कि जब सफलता मिलेगी तो वो शोर मचा देगी। और आप देखना, उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐतिहासिक होगा आजाद समाज पार्टी के लिए, और आजाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। और जब उनकी आंखें खुलेंगी, जब रिजल्ट आएगा, तो फिर वो यही बात कहेंगे कि ये आदमी जो बात कहता है बहुत
सोच समझ के कहता है, हवा में नहीं कहता, और उसको साबित करने के लिए भी पूरा प्रयास करता है। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? मैं ओवर कॉन्फिडेंट रख ही नहीं सकता। कारण ये है कि मेरे बाप दादा कोई राजनीति में रहे नहीं जो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट हो। मैं इतने बड़े संगठन का से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनकी मेहनत पे मुझे भरोसा है। ओवर कॉन्फिडेंस उनको होता है जैसे पिछली बार कुछ लोगों को था 2022 में कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जैसे भाजपा को था 400 पार हो रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस उनको होता है जिनको उस पास लंबे समय सत्ता रह जाती है। हम लोग तो अभी सत्ता में आए नहीं, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं की, उनकी मेहनत पे, उनकी लगन पे, उनके मन में जो सत्ता पाने के प्रति झटपटाहट है, क्योंकि 2012 जी और 2026 14 साल हो गए। बिल्कुल। कमजोर वर्गों में जिस विचारधारा को हम लोग फॉलो करते हैं उनको सत्ता नहीं मिली है। तो 14 साल तो वनवास राम जी का था, तो 14 साल के बाद वो भी वापस आ गए थे। ये तो 14 साल से ज्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको तो 15 साल हो जाएंगे 27 में। तो इनके मन में भी बेचैनी है कि भाई इनका वनवास भी खत्म हो, और इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं को, विधानसभा जिले के कार्यकर्ताओं को, मंडल जोन और प्रदेश के कार्यकर्ता नेताओं को, कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं देखिए, जब मैं नगीना गया था तो मैंने देखा था वहाँ पर एक गांव में मैं घूम रहा था, तो स्कूल के बच्चे आ रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई कौन जीतेगा? तो उन्होंने कहा भैया जीतेंगे। तो हमने कहा कौन भैया जीतेगा? चंद्रशेखर। हमने कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? तो उन्होंने कहा जब फोन करो आ जाते हैं। तो ये आपने कमाया है वहां पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी भी चला जाता हूँ। अच्छा। सिर्फ वहीं नहीं जाता हूँ, अगर उत्तराखंड से फोन आता है वहां भी जाता हूँ, रायबरेली से फोन आता है वहां भी जाता हूँ, लखनऊ से फोन आता है बच्चों का तो वहां भी जाता हूँ, झारखंड से फोन आता है, बिहार से आता है, मध्य प्रदेश दतिया से आता है, हरियाणा से आता है, जहां से आता है फोन वहां जाता हूँ। राजस्थान से आया है फोन अभी, नांगावास के पीड़ितों का। जल्दी आपको राजस्थान की सड़कों पे भी दिखूंगा संघर्ष करता हुआ। अच्छा, किंग मेकर बनने जा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? ये तो महान जनता तय करेगी, मगर मैं आपसे पहले कह चुका ये बात कि सरकार आजाद समाज पार्टी बगैर नहीं बनेगी, और नीतियां आजाद समाज पार्टी के जरिए तय होंगी, और कुर्सी पर कौन बैठेगा ये आजाद समाज पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं के सहयोग से सुनिश्चित होगा। इतिहास में देखा गया है किंग मेकर बनते बनते किंग भी बन गए हैं लोग। मैंने गोली खाई है, जेलें काटी है। अगर सत्ता ही मेरे लिए प्रायोरिटी होती तो मैं दल नहीं बनाता। फिर तो यहाँ बहुत सारी पार्टियां जिन्होंने दल भी बनाया, दल नहीं बनाया, वो सत्ता के साथ रहती है जी। तो मैं भी इस अलायंस या अलायंस में जो है रहता, लेकिन विचार के मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हो, कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त एजुकेशन हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, सीमाओं से परे, कि भाई पैसा, कोई सुविधा। आज क्या हालात है, जो भोजन मिलता है जिसका सरकार बहुत बड़ा गुणगान करती है, वो पिछले 4-5 दिनों की वीडियो मैंने देखी, पानी से बुरा जी। और BBAU बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बच्चों ने मुझे दिखाया था। मैंने परसों के लाइव में, मेरे पास आज भी वो कागज होंगे जी, मैं यहाँ आपको भी दिखा सकता हूँ। कीड़े हैं खाने में जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, आप अच्छा भोजन नहीं दे पा रहे हो, किताबें आपके यहाँ समय से नहीं पहुंच पा रही प्राइमरी स्कूलों में, बिल्डिंग वहां की अच्छी नहीं है, बिल्डिंग टूट के गिर जा रही है। राजस्थान के हाल देखे आपने पिछली बार किस तरह क्या हुआ, यूपी में भी यही हाल है। कितने ही जो है जर्जर बिल्डिंग्स जो है, और वो स्कूल के बाहर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, और वॉशरूम गंदगी इतनी है, बच्चे नहीं जा सकते, पीने के लिए पानी की बहुत व्यवस्था नहीं है, RO वगैरह सब खराब पड़े हुए हैं, टीचर्स नहीं है। अगर 6 सब्जेक्ट हैं, 4 टीचर हैं, क्या पढ़ा देंगे वो लोग? आप तो बर्बाद कर रहे हैं देश का भविष्य, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों को, वो किसी भी पार्टी की सरकारें रही है, उनको सवालों से डर लगता है, और शिक्षा सवाल को जन्म देती है। इसलिए मुझे लगता है कि देश की एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर, हमारी पार्टी की जो नीति है उसके तौर पर चाहता हूं कि बच्चा कक्षा 1 से लेकर PhD तक की पढ़ाई करे, BTech MTech करे, MPhil करे, BBA MBA करे, MCA करे, टेक्निकल कोर्स करे, चाहे वो BTech करे, MTech करे, वो पॉलिटेक्निक करे, तो ITI करे, AI कोर्सेज आ गए हैं, वो जो कुछ भी करे, यहाँ उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह, कोई सुई नहीं होनी चाहिए कि आपके पास अगर ये नहीं तो ये नहीं कर पाओगे। भाई हमें आदमी को काबिल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए।
फिर वो नौकरी कहाँ करता है, रोजगार कहाँ कर, सरकार रोजगार भी नहीं कर पाए तो उसका स्किल इतने इस लेवल का कर दे कि वो दुनिया में कहीं भी काम कर सके। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ, अंग्रेजी कभी हमें करंट लगाती थी, क्योंकि मैं कड़वी बात कहूंगा, गुरुओं का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारे गुरु भी जो है वो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे जी। किताबों से बेचारे पढ़ाते थे। मैं हमेशा अपने गुरुओं का ऋणी, उन्होंने जितना भी सिखाया। लेकिन सच ये है कि जो शिक्षा का स्तर है, हालात हैं, वो बहुत अच्छे नहीं है। हमारे टीचर्स को भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स की जरूरत है, उनको भी जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि वो आज की जनरेशन के साथ खड़े होकर, आज की जो हालात है, आज सिचुएशन के साथ खड़े होकर वो बच्चों को उस तरह की एजुकेशन दे सकें। हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं शिक्षा में, रिजल्ट तो आना चाहिए ना भाई। ठीक बात है। देखिए, गवर्नमेंट टीचर की सैलरी 60,000 है, 80,000। हाँ। प्राइवेट टीचर की सैलरी 15,000, 20,000। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट टीचर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी डिपार्टमेंट के, वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हैं। नहीं भेज रहे हैं। एमबीबीएस के लिए हम लोग गवर्नमेंट स्कूल ढूंढते हैं ना, बिल्कुल, कि गवर्नमेंट सीट मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन हम लोग अपने बच्चे की बुनियादी जो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल तरफ दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा रहा है, जो उसकी तमाम उससे जुड़ा हुआ है, प्रक्रिया जुड़ा, उसको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। यही हाल हॉस्पिटलों के है जी। आप जाइए हॉस्पिटलों में, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, मशीनें नहीं है, और बस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सिस्टम। तो बहुत तकलीफ होती है, ये कब सुधरेंगे? ठीक बात है। और बहुत लंबे समय हमने इंतजार किया सामाजिक संगठन के जरिए कि इनको सुधारने में सरकारी योगदान करे। फिर हमें एहसास हुआ, जैसा एहसास कुछ दिनों बाद आप देख लेना, मेरी आज की लाइन को आप नोट कर लेना, ये जो सीजेपी वाले हमारे साथी जी जी जी, 1-1.5 साल बाद ये कहेंगे कि भाई इन पार्टियों से काम नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं, इसलिए हम अपना दल बना रहे हैं। आप मेरी बात को याद रखना, जो मैं आज बात कह रहा हूँ, रिकॉर्ड में कह रहा हूँ आपके पास। 1.5 साल 1 साल बाद ये कहेंगे भाई इन पार्टियों को बस का नहीं, इसलिए हम अपना पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर रहे हैं जनता को बेहतर विकल्प देने के लिए। आज जो मैं कह रहा हूँ इसको आप अनुज भाई रिकॉर्ड रखना, आपके काम आएगा मेरी बात को, मेरा अनुभव है ये। अच्छा। तो हमने लंबे समय इन पर भरोसा किया, उन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने हमारे जो विश्वास पे खरे नहीं उतरे, इसलिए हमने अपना दल बना के कि हम जब ये लोग कर नहीं सकते तो हम कर सकते हैं, इसलिए हम लोग फील्ड में आए। नहीं, आपने साबित किया है, आपने मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने गांव-गांव गली-गली चले हैं, जो सही है वो सही है, उसको जो गलत है वो गलत है, कहने में कोई बुराई नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैसे लड़ेंगे सर? एक परसेप्शन बनता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे आप कैसे लड़ेंगे, संगठन कैसे मजबूत करेंगे, बूथ लेवल के कार्यकर्ता आपके पास है, वोट और नोट दोनों चाहिए, कैसे काम करेंगे, बजट चाहिए, पार्टी को, संगठन को खड़ा करना है, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जाना है। इसके लिए मैं एक अध्ययन आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 2024 में हम 2 सीट लड़े थे उत्तर प्रदेश के अंदर, एक मैं व्यक्तिगत, दूसरा हम डुमरियागंज लड़े जहां हमें 80,000 से ज्यादा वोट मिले जी। ये इस बात का पैमाना, डुमरियागंज कहाँ, सिद्धार्थनगर जिला, नेपाल बॉर्डर जी, और ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ये वाला छोरे 80,000 वोट थोड़े नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। हम तीसरी बड़ी पार्टी थी वहां और जीत हार का अंतर लगभग 45,000 का था। यानी कि जितने जीत हार का अंतर था उससे ज्यादा दुगने वोट हमें मिले। और चुनाव आप ये भी समझ सकते हो कि 2 धड़ों में बटा हुआ था, क्या तो इनको वोट कर रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं। ठीक बात है। निर्दलीय आप चेक करोगे तो आपको 8-10 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। इससे भी मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी दतिया का उपचुनाव हुआ है। हाँ। दतिया यूपी में नहीं है, मध्य प्रदेश में। हमें वहां 22,000 से ज्यादा वोट मिला है। तब जबकि उपचुनाव था, वो सत्ता का होता है, सब कहते हैं सत्ता का चुनाव। बिल्कुल ठीक बात है। और यूपी में तो हमने चुनाव को लुटता हुआ देखा है, चाहे वो मीरापुर का हो, कुंदरकी का, हमने अपनी आंखों से देखा है, कटेरी का हो। इससे भी आगे बढ़ता हूँ, मध्य प्रदेश में हम लड़े थे, हम सेवड़ा की सीट 11,000 के थोड़े से अंतर से हारे थे। राजस्थान में हम लोग 3 सीटें, जो मिनिमम मार्जिन था वो 5,000 का था, 5,000 के अंतर से हारे थे। अमरावती एक सीट है महाराष्ट्र में, वो हम 3 या 4,000 से, वो भी तब हारे जब स्लोट मेजोरिटी की सरकार बनने लगी, वरना पहले राउंड से और 21वें 22वें राउंड तक हम लोग आगे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आजाद समाज पार्टी सिर्फ पश्चिम का दल है। ये इसका उदाहरण है, जब दूसरे स्टेटों में उसको इतना वोट मिल रहा है, ये उसका उदाहरण है। इवन उत्तराखंड में भी हम लोग 15-15 हजार वोट हमारी पार्टी को मिले थे, जहाँ 30,000 पे एमएलए बन जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। 2022 में, और फिर हम 2022 से लगातार काम भी कर रहे हैं, संगठन पे काम कर रहे हैं। हमें पता है पैसा ज्यादा खर्च होता है, और क्योंकि
चुनाव देख के प्रत्याशी पैसा खर्च करता है, इसलिए हम लोग ज्यादा सीट लोकसभा की नहीं लड़े। अब हम 403 सीटों पर लगातार 2022 से काम कर रहे हैं और ये चौथा साल लग रहा है हमारी तैयारी में। और मैं आपको आज कह रहा हूं, हमने 45 प्रभारी हवा से बात करके नहीं घोषित किए। ग्राउंड रिपोर्ट पे, सर्वे पे, कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ, उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, उनके दृढ़ संकल्प के साथ और बकायदा इंटरव्यू लेके 1 महीने का उनको काम देके, और अभी 1.5 महीने का काम उनको दे दिया है। जब तक ये चुनाव मैदान में आएंगे तब तक आजाद समाज पार्टी गांव-गांव जाके जिस तरह ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ती है, इस तरह से अपनी हिम्मत से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की अटूट सहयोग और मेहनत से आजाद समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुकी होगी। आप मेरी बात को याद रखना। मैं आज आपको इस बात से कह रहा हूँ, और नोट वही देंगे जिनको अपना वनवास ये 15 साल का खत्म करना है। जो वोट देंगे वो नोट भी देंगे। काशीराम साहब कहते थे कि भाई 1 वोट और 1 नोट, और इसी पे चुनाव लड़ेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, वोट भी देंगे वो, नोट भी देंगे वो। रैलियों में भी आते हैं। यहाँ रैली थी शायद आई थिंक 29 तारीख की, एक पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की। जी बिल्कुल। हमारी भी रैली उसी दिन थी। हमारी लखीमपुर खीरी में थी, उनकी यहाँ नोएडा में थी। और मैं आपको कह रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट चेक करा लो, कंपैरिजन करा लो, फोटो वीडियो सब चीजों से, उनसे बड़ी रैली थी। लेकिन क्योंकि मीडिया ने उस तरह दिखाया नहीं था, तो ये रैली में जो हमारे लोग आते हैं ये अपनी मेहनत से आते हैं। उसके आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे जिसमें महिला कह रही जितना पैसा था खर्च का सब लगा दिया, अब चाय के पैसा भी नहीं बचा, लेकिन भैया की रैली में आके उनको ताकत दे दी थी। नौजवान मोटरसाइकिलों से आते हैं, कार्यकर्ता अपनी दिन रात की मेहनत लगाता है, अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करता है आने जाने में। ये उनका विश्वास ही है कार्यकर्ताओं को, जिसकी वजह से चंद्रशेखर है, जिसकी वजह से ये दल है। और उन्हीं कार्यकर्ताओं को इस बार अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार किया गया। लगातार कैडर कैंप चल रहे हैं और आजाद समाज पार्टी इस बार रिजल्ट देगी। नहीं, मैंने ये नोट वाला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं आपका चुनाव कवर कर रहा था तो एक गांव में आप आए थे, वहाँ 5-10 मिनट का इंटरव्यू हमारा हुआ था, आपके पास समय नहीं था, जाहिर सी बात है चुनाव था। तो आपने मंच से बोला, एक छोटा सा तंबू लगा था, 40-50 लोग बैठे होंगे, आपने वहाँ मंच से बोला था, छोटे छोटे आप वो कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे लोगों से। तो आपने कहा कि भाई प्रधान जी चंदा इकट्ठा करो और हमें चुनाव लड़ाओ। तो एक तरह से आपने क्राउड फंडिंग की और अपने आप को स्थापित किया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ तो पैसों की ज़रूरत बहुत लगेगी। जब आप अपना चुनाव चंदा लगा के लड़ रहे थे तो इतना बड़ा प्रत्याशी कैसे खड़ा करेंगे इतने लोगों को? जहाँ जो लोग मुझे नेता बनाना चाहते थे उन्होंने अपने क्षेत्र में मुझे चंदा दिया, और जो लोग अपने क्षेत्रों में अपना विधायक बनाना चाहते हैं वो उस प्रत्याशी को चंदा देंगे। और ऐसा नहीं, सब मेरी तरह नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी है। बहुत अच्छे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। 45 प्रभारी बहुत अच्छे, और अभी 100 से ज्यादा प्रभारी अभी हम लोग अगले महीने तक फिर से लेके आएंगे। जो हमारी पाइपलाइन में थे, जिन पे हमने कुछ काम दिया था, लगभग वो अभी मैं खुद लखनऊ गया था समीक्षा करने जी, और उनका बहुत सारा काम अपडेट हो गया है। अगले और हमने उनको 10 दिन दिए, उसके बाद फिर से हम फिल्टर करेंगे और फिर इस दूसरी लिस्ट को भी हम लोग जल्दी लेके आएंगे। क्या प्लानिंग क्या है सर, सारी सीटों पे लड़ेंगे आप? देखिए, आजाद समाज पार्टी को अपना सिंबल रिकॉग्नाइज कराना है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, अपने दल को रिकॉग्नाइज कराना है कि हम हर परिस्थिति, हर प्रक्रिया में उनकी भूमिका रहे और आजाद समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेशन बने। और पिछले कई बार के धोखों से मैं उब गया हूँ। पार्टी ने अब तय किया है कि किसी के पास नहीं जाना, अपनी मेहनत से काम करना है। अब हम लगातार काम कर रहे हैं। गठबंधन नहीं करेंगे? हमने युवाओं के लिए आंदोलन किया यहाँ दिल्ली में, फिर हमने जिस दिन ये इस्तीफा हुआ हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में आंदोलन करे। मैं लखनऊ में था जी। अब ये मंडल कमीशन की सिफारिशों के लिए फिर से लखनऊ में थे जी। और हो सकता है अगले हफ्ते हम फिर से लखनऊ में हों। और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे हम लोग आंदोलन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, बूथ कमेटियां बनाते हैं, भाईचारा कमेटियां बनाते हैं। और लोगों में जो 33 पॉइंट का हमने मैनिफेस्टो भी दिया है फर्स्ट फेज का, अभी और भी चीजें हम जोड़ेंगे क्योंकि नीचे से ड्राफ्ट बन के आ रहे हैं। उन 33 मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट है जिससे बहुत लोगों को करंट लगता है, वो है शराबबंदी। कि हम लोग शराबबंदी करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी चीजें जब जमीन पे जा रही हैं, इससे लोगों में उत्साह पैदा हो रहा है, विश्वास पैदा हो रहा है। रही गठबंधन की बात, तो वो समय परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। पार्टी का जो आदेश होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन अभी हमारी तैयारी
जमीन पे मजबूती से जाने की उसकी तैयारी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग उस तरह से समीकरण, जातियों के आधार पर समीकरण बना रहे हैं हर जिले में, जिससे कि हर जाति का वोट एक दूसरे को कनेक्ट करे और विनिंग पोजीशन बने। अखिलेश यादव जी से व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं आपके? नहीं, मेरे किसी से व्यक्तिगत संबंध बुरे नहीं है। कुछ लोगों से नहीं है, कुछ लोगों से है, लेकिन बुरे और अच्छे की कोई वो नहीं है। राजनीति, वो भी अपनी पार्टी चला रहे हैं, हम अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो कोई संबंध में ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी कोई जमीन छीन ली है या मेरा जो है कोई धन लूट लिया है। ऐसा कोई मेरे किसी से संबंध खराब नहीं है। हाउस में मुलाकात तो होती होगी, बातचीत होती होगी? नहीं, सब लोगों से होती है। सवाल भी कई बार आ गया। मुझे लगता है कि सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। वहां तो मुलाकात विरोधी पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी, उनके लोगों से भी होती है, उनसे भी आमने सामने जय भीम होती है। तो उस मुलाकात का मतलब ये नहीं कि भाई हम अलायंस में जा रहे हैं या हम अलायंस कर रहे हैं। ये प्रक्रिया तो एक जो है हमारे जो सदन है उसकी गरिमा है, ये उसका आचरण है। जी बिल्कुल। कि हम जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो सरकार के मंत्री भी, सारी पार्टियों के जो लीडर्स हैं, फ्लोर लीडर, वो आमने सामने बैठते हैं, चर्चा करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, जवाब मांगते हैं, सब चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के पीछे लाठी लेके घूम रहे हैं। यह है कि वैचारिक विरोध है, नीतिगत विरोध है, उस पर सवाल खड़े होते हैं, वो हम करते ही हैं। उसका एक नियमावली आचरण है कि आप किसी को वहां डंडा नहीं मार सकते हो, हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते, कड़वे शब्द कह सकते हो, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं कि वो संसदीय गरिमा को में हो, संसदीय मर्यादित शब्द हो, इसकी भी। और जो ऐसा शब्द चला भी जाता है उसको निकाल दिया जाता है रिकॉर्ड से। ठीक बात है। बहुत कोशिश की थी आपने 2022 में, 2024 में अलायंस में जाने की, लेकिन आपको किसी ने पूछा नहीं था। लेकिन आज की स्थिति देखिए बदल गई है, वक्त बदल गया है। 2024 का जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ हम लाइव बैठे हुए थे, तो हमने पूछा उनसे कि भाई नगीना में आपसे गलती हो गई? तो उनका जवाब आया, जी हाँ बिल्कुल हमसे गलती हो गई, और ये बात नेताजी ने भी कही है हमारे मीटिंग में। तो आज की डेट में देखिए तस्वीर बदली है। अगर आगे से ऑफर आता है आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो आप जाएंगे? और जाएंगे तो क्या शर्त? हालांकि आपकी पार्टी की रणनीति है, आप अगर कंफर्टेबल है तो बोलिए, वरना नहीं, कोई ऑफर आएगा तो मैं मीडिया के सामने रखूंगा। मैं कोई चीज चोरी नहीं करता हूँ। कोई पार्टी हित में ऑफर आएगा, हमें लगेगा कि हमारे मुद्दों पे, क्योंकि असल बात है मुद्दे, भाई हम जिस शक्ति के बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते, क्या वो पार्टी हमारे मुद्दों से सहमत है या नहीं है? जो मुद्दे हमारे, जैसे कई बार चुप्पी दिखाई देती है यूजीसी की गाइडलाइन पे, कई बार चुप्पी दिखाई देती है कि 4 मेडिकल कॉलेज जो एससीपी के पैसे से उत्तर प्रदेश में बने, अंबेडकर नगर, कन्नौज, सहारनपुर, जालौन में, उनमें 70%, क्योंकि स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा था एससी/एसटी के बच्चों के लिए, उसमें 70% सीटें रिजर्व की गई थी उन बच्चों के लिए कि उनको अवसर, विशेष अवसर मिल जाए। प्रदेश के अंदर 90 केंद्रीय राज्य स्तर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उनमें सब में नहीं, 4 में है, और वो इस बार छीनी जा रही है। कल 13 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। मैं आज भी तख्ती लेके गया था हाउस में उस मामले को उठाने के लिए, लेकिन हाउस नहीं चला, वरना मैं उस मामले को जोर शोर से उठाता। और मैंने अभी लाइव में भी कहा था कि अगर ऐसा होगा, हमारे बच्चों का अधिकार छीने, 200 सीट छीनेंगी, तो हम इसके लिए मार्च निकालेंगे, न्याय मार्च जी, लखनऊ तक, और परिवर्तन चौक पे आंदोलन करेंगे लखनऊ के। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन, जिसका बिल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फाड़ा, और बहुत सारे लोगों का डिमोशन हुआ। कितने महापुरुषों के नाम पे जो जिले बने थे वो बदल दिए, पार्कों के नाम बदल दिए, योजनाओं के नाम बदल दिए। तो ये नहीं चल सकता है। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और ड्राफ्ट बनेगा, जिसमें तय करना पड़ेगा कि भाई जिले वाइज जो है उन योजनाओं का लाभ मिले, और कर्मचारियों में भी कमजोर वर्गों के लोगों को मौका मिले जिनको इस सत्ता में नहीं मिला है। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, और जो एनसीआरबी का डेटा कहता है, कोई भी सरकार रही जिसमें हजारों घटनाएं हर महीने होती है, साल में लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कल मेरे दिल पे क्या गुजरी है जी। कल रात मैं सोने के लिए गया, और तभी मेरे साथियों द्वारा ऑफिस से कुछ भेजा गया, और जब मैं उसको स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आई। ASSI टाइप एक मूवी आई है जी, और उसमें एक लड़की, एक महिला का रेप होता है गाड़ी में, उसकी वीडियो बनाई जाती है, और उसकी फैमिली को दूसरी तरफ दिखाते हैं, उसके हस्बैंड, उसका बेटा इंतजार कर रहा है, फोन कर रहा है। मैं भी, एक परिवार है मेरा भी, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है,
और मैं सामाजिक रूप से भी आता जाता हूँ, तमाम चीज़ों का हिस्सा बनता हूँ, और रोज जहाँ भी घटना होती है हम पे आती हैं। तो मैं सोच रहा था कि कब बंद होगा, कौन सा ऐसा दिन आएगा भारत में कि जब महिलाओं के साथ होने वाला अन्याय अत्याचार बंद हो जाएगा, जब हम अखबारों में नहीं पढ़ेंगे कि रेप, हत्या, जला दिया, मार दिया, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। पुलिस है, इंटेलिजेंस है, एजेंसियां है, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी है, सब चीज सरकारें हैं, इतना बजट है, सब कुछ है, नीचे तक चौकियां बनी हुई हैं, थाने हैं, गांव में चौकीदार है, इतना सब कुछ होते हुए भी फिर इस अन्याय को कब तक देश सहेगा? महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? ठीक बात है। कब ये हिंसा रुकेगी? कब इस देश में पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी काबिलियत के आधार से, उनके डिग्री के आधार पर रोजगार मिलेगा? कब गांव के हालात सुधरेंगे? वहां की सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था, महंगाई, बढ़ती महंगाई में उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन और सुविधाएं मिलेंगी। और एआई द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं, आपको पता है, बहुत सारी कंपनियां निकाल रही है अपने यहाँ से लोग, बहुत बुरा हाल है, छटनियां हो रही हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो कल तक जो है, लास्ट मंथ में जो है, जैसे मेरे एक साथी हैं, उनको इस महीने उनके ऑफिस से कहा गया कि लैपटॉप ही रख दो अगर आप रेजिग्नेशन नहीं दोगे तो उनको जबरन रेजिग्नेशन दिलाया गया कि तब आपको इस महीने हम लोग काम करने देंगे, और कई कई महीने की सैलरी रुकी हुई है बच्चों की। बिल्कुल। अब ये है कि अब वो मानसिक प्रताड़ना में है कि भाई उन्होंने फोन लिया ईएमआई पे, उन्होंने घर लिया ईएमआई पे, उन्होंने गाड़ी ली ईएमआई पे, ठीक बात है, लैपटॉप लिया, अब ये कहाँ से देंगे? तत्काल एकदम से वो हुआ है, नहीं हो पाएगा। और पारिवारिक जरूरतें हैं, खाने पीने, आने जाने की, किराए, सब चीजें कहाँ से देंगे? कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं जिनका किसी को खबर नहीं है। मेरे खुद के साथी थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया 1 हफ्ते पहले। क्या सरकार के पास पॉलिसी है सोशल सिक्योरिटी की? पढ़े लिखे लोग जो नौकरी कर रहे थे आज निकालते जा रहे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना से ना गुजरना पड़े, वो सुसाइड ना करें, अपना जीवन खत्म ना करें, उनको खून के आंसू। क्या पॉलिसी सरकार की? ये कहने से जीडीपी और हम 5वें नंबर के, 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और ये है वो, इन सब चीजों से कहने से क्या पेट भर जाएगा? कि धरातलीय सच्चाई लोग सरकार जानती है। लेकिन योगी सरकार तो सर कहती है ना कि भाई कानून व्यवस्था हमारी सरकार में इतनी सख्त है, देखिए गुंडे माफिया सब छुप गए हैं, तख्ती लेकर सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी जो हत्या हुई है गोरखपुर में एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की, कहाँ कैसे होगी? कोई जवाब है उनके पास? रायबरेली में जो एक पासी समाज के भाई की हत्या हुई है, उसका कोई जवाब है उनके पास? मेरठ में जो एक शेड्यूल कास्ट की लड़की की हत्या हुई है, कौशाम्बी में जो पाल समाज की बच्ची की हत्या हुई है, कोई जवाब है सरकार के पास? ये किसने की है? इसका मतलब एनसीआरबी का डेटा उनको बताना चाहिए, क्या उनके अपराध खत्म हो गया? कोई जवाब है उनके पास इस बात का? यही नोएडा में हुई हत्या है, इसका कोई जवाब है उनके पास? क्या व्यापारी सुरक्षित है उनकी सरकार में? सरेआम लोग अवैध असले लेके घूम रहे हैं। मैं खुद इसका गवाह हूं, उनकी कानून व्यवस्था कितनी अच्छी, मुझे गोली लगी। जी हाँ। और 1 साल में सरकार ने इतनी मजबूत पैरवी की कि 1 साल में जिन्होंने गोली चलाई थी वो बेल पे घर घूम रहे हैं। मैं सुरक्षा में घूम रहा हूं और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ये है सरकार की कार्यशैली। तो कृपया आप मुझसे ना कहें कि सरकार की कार्यशैली और कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, क्योंकि अगर आप सुबह का अखबार पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी हिंसा, कितनी हत्याएं, जितने जिले नहीं उससे ज्यादा हत्याएं रोजाना हो रही है। यही सच है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का। और बुलडोजर जाति धर्म देख के चलता है। और आप बात कर रहे थे तो आपने याद दिला दिया कि 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं आपने। बस प्रधानमंत्री से थोड़े से पीछे हैं आप प्रचार में सरकार के। और इनमें आप 17-18 यूनिवर्सिटियां बना सकते थे, 4-8 IIT IIM बना सकते थे, 3 बड़ी यूनिवर्सिटियां जो टॉप 100 यूनिवर्सिटियों में आ जाती दुनिया में, जो आज तक भारत की कोई यूनिवर्सिटी अब तक नहीं आई है, बना सकते थे।
और आपकी तो यूनिवर्सिटियों का बजट भी 10 साल का 7,000 करोड़ नहीं है, अगर आप देखोगे तुलनात्मक अध्ययन करके। लेकिन चंद्रशेखर जी देखिए, हर सरकार आती है, विज्ञापन पर पैसा तो हर कोई करती है। आप अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, इससे पहले सपा सरकार को देख लीजिए, हर कोई विज्ञापन पर पैसा खर्चा करता है। ठीक है, तो फिर आप कौन से बदलाव की राजनीति कर रहे हो? फिर आप इस बात को कहना बंद करो ना कि उन सरकारों में, जब आप दूसरी सरकार पर टिप्पणी करो तब तो आप कहते हो कि भाई वो एडवर्टाइजिंग पैसा खर्च करे, जब आप करते हो तब आप कहते हो कि सरकारें करती है। तो आप में और उनमें फर्क क्या रहा? आपको क्यों जनता ने वोट दिया भाई? वादे नारे तो आपने बहुत लगाए थे। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं जी। आप पहले रात के अंधेरे में वोट खरीदा जाता था, अब दिन के उजाले में डिजिटल पेमेंट देके वोट खरीदा जाता है। डिजिटल पेमेंट होता है कि चुनाव से पहले 4 महीने पहले स्कीम 3 महीने पहले आती है, इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर लेता है और फिर वो पैसा चुनाव के समय तक कई कई महीने का, अगले 2 महीने का भी मिला के आपके अकाउंट में डाला जाता है। और आपके उस पार्टी कार्यकर्ता जाकर कहते हैं कि देखिए आपके अकाउंट में इतना पैसा आया, अगर आपने वोट नहीं दिया तो वापस ले लेंगे आपसे, आपको इस योजना का लाभ मिला है। बस प्रदेश की जनता को यह भी बताना चाहिए कि जो लाभ आपको मिला, ये पैसा सारे आपके टैक्स का, नेताजी अपनी जमीन बेच के नहीं लाए, नेताजी अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को खत्म करके अपने व्यापार से लाके नहीं दे रहे, आप ही के टैक्स का पैसा, ये भी बताना चाहिए। आप एहसान नहीं कर रहे हो। पूरी दुनिया में सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, आप क्या देते हो? 1,000 रुपए, 500 रुपए पेंशन, और 500 रुपए का जूता नहीं आता है। ठीक बात है। लेकिन आप 500 रुपए पेंशन देके किसानों क्या कहते हैं आप? हमने जो है किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। और अमित साहब, इसका अगर आप थोड़ा सा इसका वो कर दोगे, इसको विस्तृत कर दोगे, तो आपको ये बताना चाहिए सरकार को कि आप 500 रुपए महीना दे रहे हो। 12 पंजे 60, 6,000 रुपए वो 500 रुपए महीना। अगर 500 रुपए महीना में अगर पानी की बोतल, साफ पानी की बोतल आप पियोगे तो 20 रुपए की मिलती है मार्केट से। तो अगर 1 महीने तक आप एक बोतल खरीदोगे तो 600 रुपए का पानी बैठेगा। इतनी हैसियत लगाई है आपने जनता की, उनमें भी वो जो महिलाएं वर्द हो चुकी हैं, पुरुष वर्द हो गए, गरीब लोग हैं, उनकी ये हैसियत आप लगाई। आप बड़े बड़े उद्योगपति हो, करोड़ों रुपए माफ करते हो, लेकिन आम जनता को सोशल सिक्योरिटी के नाम पे 500, और आशा बहनों को क्या मिलता है, आंगनबाड़ी बहनों को क्या मिलता है, भोजन माताओं को क्या मिलता है, पंचायत सहायकों को क्या मिलता है, रोजगार सेवकों को क्या मिलता है, चौकीदारों को क्या मिलता है, पीआरडी के जवानों को क्या मिलता है, होमगार्ड भाइयों बहनों को क्या मिलता है। अनुदेशकों का बकाया नहीं दिया अब तक आपने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इतने कानून को मानने वाले लोग हो आपके, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो उनका एरियर बकाया था वो आपने दिया नहीं, जो लगभग एक व्यक्ति का लगभग 9 लाख रुपए करीब बैठता है, आपने दिया नहीं अब तक। ठीक है, कितने कितने साल से नौकरी कर रहे हैं, 6-6 महीनों से आप डिपार्टमेंट सैलरी नहीं दे रहे हैं। नेताओं को तो पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन उनको नहीं मिलेगा, कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। एक थोड़ा पत्रकार रोज मुझे पत्र लिखते हैं कि हमारा मामला उठाइए कि हम सुरक्षित नहीं है। हमारी सुरक्षा और हमारे लिए, हमारे जब हम 60 साल तक सेवा करते हैं विभिन्न चैनलों में, कई क्षेत्रों में, तो हमारी सिक्योरिटी के बारे में भी सोचा जाए, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, कि हम जब 60 साल के हो जाएंगे और हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या होगा। सही बात। हम भी लोकतंत्र के जो 4 पिलर है उसका हिस्सा है। हाँ। ठीक है, वकील भी कहते हैं कि आपने अभी उत्तर प्रदेश से मुझे बहुत सारे पत्र आए, हाउस नहीं चल रहा वरना सारे विषय उठाता, कि आपने हमारी जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा के कई गुना कर दी है, तो हम पे एक तो काम नहीं है, ऊपर से आपने हमारी फीस बढ़ा दी, तो आप हमारे हितैषी या आप लुटेरे हो गए। आप हमारे किडनी, गुर्दे, हड्डियां सब बेच के भी शायद मुझे लग रहा है कि कर्ज नहीं उतार पाएंगे, इस तरह की स्थिति में आ गया देश। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। कल अमित शाह आए और आपसे कहे छोड़िए सब कुछ, आ जाइए साथ में, क्या कहेंगे आप? कहाँ है? मेरे ऑफिस में। अगर मान लीजिए आगे से ऑफर आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किस चीज का? कि हमारे साथ आ जाइए, क्या बना देंगे वो मुझे? अब वो उनके विवेक पर है, लेकिन कुछ तो नहीं, ऑफर तो कुछ होगा। जैसे आपने ये कहा कि वो आए, तो क्या ऑफर लेके आएंगे भाई? तभी तो मैं आपको बताऊं ना ऑफर क्या है। गठबंधन कर लीजिए या फिर हमारे साथ। तो ये तो उनके यहाँ जो इस बार एमपी में नहीं, वो भी मंत्री हैं उनके यहाँ। कई ऐसे लोग दिखा दूंगा, एक सांसद वाले लोग उनके यहाँ मंत्री हैं। जितने नाम, मांझी जी उनके यहाँ मंत्री हैं, रामदास अठावले जी उनके यहाँ मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल जी उनके यहाँ मंत्री हैं, और सब एक वाले हैं। और रामदास अठावले जी तो बेचारे, उनका तो कोई मेंबर भी नहीं। जैन जी हैं, जैन जी के बाद 2 हैं। तो आपको क्या लगता है ये ऑफर नहीं होंगे मेरे पास? अगर मुझे उन्हीं के साथ जाके मंत्री बनना होता या वो समाज के इतने हितैषी होते, तो फिर मैं
उन्हीं के दल में चला जाता। आया है आपके पास ऑफर कभी मैं फिर इतिहास में? आपसे कह रहा हूँ, कोई ऐसा है जिसके पास ऑफर नहीं आता है? ऑफर आते हैं, ये तो उनको तय करना है कि उनके लक्ष्य क्या, उनको स्वीकार्यता क्या करनी है। अगर मैं अपने लिए राजनीति कर रहा था तो मैं ऑफर स्वीकार लेता। मैं तो अपने इस हक वंचित कमजोर समाज के लिए राजनीति कर रहा हूँ, जिन्होंने एक गरीब के बेटे को लोकसभा के देश के सबसे बड़े सदन में भेजा है, तो मैं उनसे विश्वासघात थोड़ा ही कर सकता हूँ। दरवाजे अभी खुले हैं आपकी तरफ से कि हम भविष्य में देखेंगे, तय करेंगे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, या फिर अकेले जाना है? हमने तय किया हुआ है, अगर समान विचारधारा के कुछ अच्छे लोग, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का अलायंस है अभी जी, अब ये मतलब पुराने उदाहरणों को ही हम लोग लेते हैं ना, जब हम किसी चीज पे बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि 22 और 24 में आपने अलायंस करने का प्रयास किया, लेकिन आप बताओ 22 और 17 में जो अलायंस थे, क्या वो उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा पाए? नहीं हरा पाए। तो इसका मतलब अभी भी अगर उस तरह के अलायंस बनते तो भाजपा तो नहीं हारेगी उनसे। तो मेरी इच्छा ये है कि एक ऐसा बड़ा विस्तृत अलायंस बने जिसमें वो सारी आवाजें हों जो चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके और वोट बटे ना विपक्ष का। मेरी इच्छा है ये अलायंस बने जिसमें ओवैसी जी भी हों, रामप्रसाद मौर्य जी भी हों, पल्लवी पटेल जी, तमाम वो उस तरह के फैक्शन हो जो चाहते हैं, जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सबको लेके एक ऐसा अलायंस बने जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हरा सके उत्तर प्रदेश में। और अगर आप ऐसा अलायंस नहीं बनाना चाहते और आप आरोप लगा के किसी क्रेडिबिलिटी गिराना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये अब चल जाएगा, ये चलने वाला नहीं। अब लोग इस बात को समझ गए हैं कि ये किसी को कह देते हैं बी टीम है, ए टीम है, इस तरह के आरोप लगा देते हैं, लेकिन उसका कोई एक पैमाना तय कर दो। तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से देश को बता दूं कि सही और गलत क्या है। अगर आप कहते हैं कि अकेले लड़ने से बी पार्टी कोई पार्टी हो जाती है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बंगाल में कांग्रेस अकेले लड़ी, इंडिया अलायंस होते हुए हरियाणा में कांग्रेस अकेले लड़ी, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ी। इंडिया अलायंस होते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। बिल्कुल। और बिहार में 10 सीटों पे फ्रेंडली फाइट करके लड़के 10 सीटें इन्होंने पहले से भाजपा को दे दी, एनडीए अलायंस को। और इनका आखिरी तक ये नहीं हुआ कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। और यहां दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ी। तो और इंडिया अलायंस होते हुए भी समाजवादी पार्टी कश्मीर जाके लड़ी, सिंबल भी नहीं था टेलीफोन के चुनाव निशान पे। तो अगर अकेले लड़ने से बी पार्टी हो जाता है, तो अब ये आप ये तय करके बताओ कि बी पार्टी कौन? कांग्रेस पार्टी को अब बी पार्टी कह रहे हैं, बी टीम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं इस अलायंस के बारे में कह रहा हूं आपको कि ये जो दूसरे लोगों पे आरोप लगाते हैं कि भाई ये बी पार्टी है, सी पार्टी है, मैं आज कह रहा हूं कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है, अगर समाजवादी पार्टी ना दे, भाई अभी उनमें रोज चर्चा होती है, उनके नेता कहते हैं कि साहब हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, उधर वो कहते हैं कि भाई हम खैरात में नहीं लेंगे, बड़े बड़े नेता उनके कहते हैं। तो अगर उनको जो हिस्सेदारी चाहते हैं ना मिले तो वो क्या करेंगे? अकेले जाएंगे तो बी पार्टी हो जाएंगे। वो अकेले जाए तो हिस्सेदारी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, अपने लोगों की आवाज उठाना, अपने लोगों को नेतृत्व देना। और हम अकेले जाएंगे तो हम बी पार्टी हैं, हिस्सेदारी आप किसी को दोगे नहीं, नेता आप बनो, झंडा हमारे लोग उठाए। एक और बात कही जाती है, एक और शब्द कहा जाता है, वोट कटवा पार्टी। कोई जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में आपकी पार्टी के लिए भी कहने शुरू कर दिया जाए। नहीं तो बिल्कुल कहें, तो पता लग जाएगा कि कौन वोट काटे। तो आपने क्या किया नगीना में? आपने वोट काटे बीजेपी को जिताने के लिए। ये आपकी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है, आपको नहीं पता था कि आप वहां तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हो और आपकी जमानत जब्त होगी। तो मैं आपको वोट कटवा पार्टी कहूँ? नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं किसी वोट कटवा पार्टी का। भारत के लोकतंत्र ने, मैं एक पुरानी घटना आपको बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर। बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान जिनका। बिल्कुल ठीक बात है। आप ये समझिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुष अपना दल बनाते हैं, आज अगर बाबा साहब होते तो इनको वोट कटवा पार्टी कह देते। आप समझे? ठीक बात है। बाबा साहब ने जब दल बनाया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, तब ये सारी पार्टियां थी, कांग्रेस, अकाली दल, लेफ्ट की पार्टियां, मुस्लिम लीग, सब थे। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि ये जो दल हैं ये सब अपने अपने विचारिक
आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, और जिन लोगों के लिए उन्होंने दल बनाया उनके लिए काम कर रहे हैं। ये मेरे लोगों का काम नहीं करेंगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना दल बनाया। फिर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। फिर जब वो 49 में लखनऊ गए तो उनको पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा कि साहब हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आपने दल का नाम रख दिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो हमारी आइडेंटिटी कमजोर हो गई है, तो आप इसमें अगर परिवर्तन करो तो हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं जी। तो फिर बाबा साहब ने आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मसौदा तैयार किया, पूरा तैयार किया, लेकिन उसको वो उस तरह से उसमें काम नहीं कर पाया और 56 में बाबा साहब चले गए। तो अगर आज ये दल होते और बाबा साहब होते तो ये बाबा साहब अम्बेडकर को भी वोट कटवा पार्टी कह देते अगर वो अपने समुदाय के हितों की रक्षा करते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इनके मुंह से ये जो 4 मेडिकल कॉलेज जिनमें 200 सीटें, 200 डॉक्टर जो हर साल बनते थे, एससी के बच्चे, एसटी के बच्चे, जिनमें सारी जातियां होती हैं एससी एसटी की, उनके लिए आवाज उठाई एक बार? यूजीसी पे इन्होंने गुड़ खा लिया था, क्यों नहीं बोले यूजीसी पे? 2 अप्रैल 2018 के जो मुकदमे हैं जो मुख्यमंत्री ने अपने वापस ले लिए, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश देश भर में इतना जो है बवाल हुआ, और फिर इसी सरकार, ये सरकार जो है स्पेशल सेशन ला के इन्होंने उसको जो है प्रोटेस्ट के बाद 2 अप्रैल के दोबारा से उसको शक्ति दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात को स्वीकार किया कि भाई उसमें मिस्टेक हुई थी, हम लोग उसको दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। उनके मुकदमे वापिस नहीं, कभी ने उनकी फिक्र की? जो आज भारतीय जनता पार्टी ये चला रही है कि भाई हम सब रास्ता आंदोलन चला रहे हैं, कलश यात्रा निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सतगुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर और गुरु कबीर जी की और ज्योतिबा फुले जी की जब हम उनकी जयंतियां बनाते हैं, उनका परिनिर्वाण मंगाते हैं, तो नई परमिशन नहीं देती सरकार, लेकिन कलश यात्रा निकलवा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि इस वोट को गुमराह कर दें। और प्रमोशन में रिजर्वेशन का जब बिल फाड़ा गया तो वो फाड़ा गया समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, उस पर आप क्यों चुप रहते हैं? और फाड़ा गया तब कांग्रेस और बीजेपी वहां थी, तो बीजेपी की सरकार, अगर आप हितैषी कहते हैं, कलश यात्रा निकलवा रहे हैं, तो आपने आज तक वो बिल दोबारा क्यों नहीं लेके आए? आप रोज बिल लेके आते हो, नए नए बिल लेके आते हो, आपको तो रिकॉर्ड कर दिया, आपने इतने बिल लेके आए हो, आप इतने संशोधन आपने कर दिए, तो आपने वो बिल आज तक क्यों लेके आ पाए? तो ये सच ये है कि ये जो लोग हैं, और मंडल कमीशन की सिफारिश से लेके भारतीय जनता पार्टी आई थी, और मुख्य प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, तो आपने मंडल कमीशन की 38 सिफारिशें बाकी हैं, उनको क्यों नहीं आज तक आपने पूरा कराया? क्यों आपने जातिगत जनगणना नहीं कराई? तो बहुत कुछ ऐसा है जो देश के लोगों को जानना चाहिए, और जब आपके माध्यम से लोग आपके चैनल पे मुझे सुनेंगे तो उन तक ये बात जाएगी कि ये सरकारें उनके लिए काम नहीं कर रही है, अपने मुद्दों पे, अपने एजेंडों पर, अपने लोगों के लिए काम कर रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को अपनी लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपका और बीएसपी का कंपैरिजन बहुत होता है, करना ही नहीं चाहिए। करना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो एक पुराना दल है, राष्ट्रीय स्तर का दल है, और हम लोग नए दल हैं। कई बार मैं सुनता हूं इन बातों को जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब अभी कहा गया कि भाई जिस पार्क में आपने आंदोलन किया, इको गार्डन, वो बहन जी ने बनवाया। बिल्कुल सही बात है, बहुत कुछ करा उन्होंने, मैं हमेशा उनका सम्मान करता रहूंगा, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बनी तभी तो उन्होंने किया। कल हमारी पार्टी आगे बढ़ के ताकत में आ जाए, पावर में आ जाए, और फिर हम ना करें तो आप हमसे सवाल करो। हम उनमें हमें कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। वो बहुत सीनियर है हमसे, वो अलग बात है कि आज समाज उनसे जब उम्मीद करता है तो उसको निराशा लगती है, क्योंकि आज उनके पास, उनके लिए तो समय है जिनके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अपने बहुजन समाज के मुद्दों पे बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। और जो दूसरे लोग घूम रहे हैं, जो कभी कहते थे कि पीडीए में डी दलित है, अभी उन्होंने कहा कि पीडी का मतलब पंडित है, तो इसका मतलब अब उन्होंने दलितों को नकार दिया है। और ए का उन्होंने जिक्र नहीं किया। कभी वो अगड़ा हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, आधी आबादी हो जाता है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि नारे आपकी वोट को ठगने के लिए गढ़े गए हैं। इनका सच वही है, कहावत है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर आप पुराने वाला वो 12 से 17 जैसा अगर वो चाहते हैं तो बहुजन समाज के लोगों को इनके बारे में सोचना चाहिए, वरना अपने बारे में आजाद समाज पार्टी के माध्यम से सोचना चाहिए। आकाश आनंद जी का भाषण सुना आपने?
अभी हाथरस में दिया, बड़ी चर्चा हुई, नहीं सुना तो न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा, उसमें आपने पढ़ लिया होगा बयान जो उन्होंने दिए हैं। सबको उन्होंने जो है आड़े हाथों लिया है, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, लेकिन आपका नाम नहीं लिया। इस बार 24 में लिया था। देखो, वो समझ गए हैं कि अगर मैं उनका नाम लूंगा तो फिर जनता जो उनसे प्यार करती है वो हमें सबक सिखाएगी, इसलिए शायद उन्होंने इस बार ऐसी गलती नहीं की। और मुझे लगता है भविष्य में भी वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनको पता है कि आज़ाद समाज पार्टी से लोग किस तरह से प्यार करते हैं, भीम आर्मी से, और आज़ाद समाज पार्टी की भावनाओं का, भीम आर्मी की भावनाओं का अपमान करने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिर जमानतें जब्त हो जाती है, 13,000 वोट मिलते हैं फिर, जो 1% से भी कम होता है। कुछ कहना चाहेंगे आकाश आनंद जी के लिए? नहीं, मैंने फिर कहा, युवा है, नौजवान आपने है। पुराने लोग नेताओं के बारे में पूछा तो भी मैंने कहा कि मेरा किससे विरोध नहीं है। मैं तो मंगल कामनाएं दे सकता हूँ, मैं मानवता का विरोधी नहीं हूँ। अखिलेश यादव को अंकल कह रहे थे वो, ये उनका अपना विचार है, और ये कोई शब्द, कोई अपमानित शब्द नहीं। दतिया में जो आप वोट लेकर आए हैं 22,500, वहां से कभी बीएसपी ने भी जीत हासिल की है। तो बड़े बड़े आर्टिकल छपने शुरू हो गए हैं कि दतिया में चंद्रशेखर जी ने इतने वोट ले आए हैं, तो ये बीएसपी के लिए टेंशन की बात है। नहीं, होनी नहीं चाहिए, उनको वो काम ही नहीं कर रहे हैं। समाज की जो लड़ाई लड़ेगा समाज उसको वोट करेगा। 1,156 वोट मिले थे 2023 में उनको, हमारे प्रत्याशी को लगभग 500 वोट मिले थे। तो हमने 500 से मेहनत करके 22,527 तक का, यानी कि लगभग 22,000 वोट प्लस किए जी, 23 से और 26 तक। 23 में चुनाव हुआ था जी, और अभी 2 साल है, तो हम इसको और बढ़ा के बेस वोट को 50,000 प्लस तक लेके जाएंगे। तो जो आने वाला चुनाव होगा उसमें आजाद समाज पार्टी से सीधा मुकाबला होगा, जो भी पार्टी वहां फाइट में आएगी दूसरी पार्टियों में। जी, सेवड़ा में हम लोग 11-12 हजार से हारे थे, और ये एक ही जिले की सीटें हैं। तो इस वाली पूरी बेल्ट में, मध्य प्रदेश में, कार्यकर्ताओं की मेहनत से आजाद समाज पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आजाद समाज पार्टी वहां निर्णायक भूमिका में रहेगी, और आजाद समाज पार्टी को वहां और काम करना है कि एक तीसरा विकल्प बने। भाई, इनसे नाराज हो तो इनको हरा के इनको वोट कर दो, इनसे नाराज हो इनको हरा के इनको वोट कर दो। अपने मुद्दों को वोट करने के लिए आप देखो कि आजाद समाज पार्टी ना होती तो गली गली थोड़ा ही घूमते नेता, मुख्यमंत्री वहां 4 दिन रहे, ठीक है, और बड़े बड़ी दूसरी पार्टियों के नेता वहां गली गली घूमते रहे। तो ये कैसे संभव हुआ कि आजाद समाज पार्टी जमीन पे काम कर रही है? और आप जो पूछ रहे थे ना कि भाई कैसे, तो आप, इनका प्रत्याशी आया अब चुनाव से 15 दिन पहले, और हमारा प्रत्याशी आ गया था 100 दिन पहले। तो इतना ही गांव गलियों में गए हैं। और ये तो अगर पैसा, धनबल का यूज ना करते, बाहुबल का यूज ना करते, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करते, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि परिणाम आजाद समाज पार्टी के पक्ष में आते हैं। बहुत पानी की तरह पैसा बहाया गया है वोटों को खरीदने के लिए, ये हमें इसकी पूरी जानकारी है। अच्छा, क्योंकि पूरा एक ही चुनाव था पूरे प्रदेश में, तो सारी सरकारी मशीनरी का ध्यान वहां था। और जो लोग चार्ज पे रहते हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि भाई अगर आपके यहाँ ना जीतते तो आपको फिर हटा दिया जाएगा। तमाम सारी सब कुछ लगाया गया, तब जाके रिजल्ट उनके फेवर में आया है। अभी मैं जब बताया किसी को कि मैं जा रहा हूँ आपका पॉडकास्ट करने के लिए, उन्होंने कहा एक सवाल ज़रूर पूछ लेना कि चंद्रशेखर जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। उत्तराखंड गए तो वहाँ पर पुलिस वालों से लड़ लिए, कहीं जाते हैं तो वहाँ पर बहस हो जाती है, और गुस्से में तो आप खुद देखने लायक होते, पूरे रौब में होते हैं आप। इतना गुस्सा कहाँ से आता है? नहीं, गुस्सा आप देखिए ऐसा है, जो व्यक्ति सामाजिक होता है, जिसके अंदर दर्द होता है, और जिसका कुछ करने का लक्ष्य होता है, और जब उस लक्ष्य में कोई बाधा बनता है तो उस व्यक्ति के मन में पीड़ा होनी स्वाभाविक है। जैसे अगर आपकी बहन को कोई अपमानित करे तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आपके पिता का कोई अपमान करे और आप बेटे हो तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। आपकी माँ के कोई कपड़े फाड़े या मारपीट करे और एक बेटे के रूप में क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो मैंने समाज को माँ बाप भाई बहन के रूप में, परिवार के रूप में स्वीकार किया है। मैं कहीं घूमने जाऊं और मुझे कोई रोके तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब मैं समाज को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने जाऊं और वहां मुझे इस तरह से रोका जाए सिर्फ
न्याय उन परिवारों तक ना पहुंचे, उनकी बात दूर तक ना पहुंचे, सरकार के जवाबदेही सुनिश्चित ना हो, मुझे रोका जाए तो मुझे क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन मेरा क्रोध सरकारों पे है, पुलिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे मेरा क्रोध नहीं है। उनसे मैं हाथ जोड़ कहता हूं कि आप संवैधानिक रूप से काम करो। और आप भी सोचो आपके बच्चे हैं, और आपको जान के अचरज होगा कि जब मैं जा रहा था टिहरी, जब मुझे हरिद्वार में रोका गया तो मैंने पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगे हुए थे एसएसबी के जी, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि मुझे चोट लग गई थी, मेरे पैर का मांस फट गया था तब तक, और मुझे यहाँ भी चोट लगी थी और आंख के नीचे भी चोट लगी थी। तो मैंने उनसे कहा आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो। मैं सिविल पुलिस की समस्या समझता हूँ कि उनको उनके ऊपर से आदेश है कि भाई इनको रोकना है, लेकिन आप तो समझो कि आपके लिए तो आपकी पुरानी पेंशन के लिए आपको शहीद का दर्जा मिले, अगर आपके साथ कोई इस तरह की घटना हो जाए, आपकी शहादत हो जाए, आपको सुविधा सम्मान मिले, इसके लिए तो मैं ही सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आवाज उठाता हूँ। तो आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो, आप इनके के कहने पे ऐसा सब कुछ कर रहे हो। और इसका इतना असर था कि सेकंड टाइम जब मैं आगे बढ़ा तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने मुझे नहीं रोका। अच्छा, वो साइड चलते रहे। तो उन्होंने भी शायद जो है जितनी देर में 1 घंटा वहां रुका, उन्होंने चेक किया होगा ये आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और जब उन्होंने चेक किया होगा तो उनको मिला होगा कि ये आदमी हमारे लिए लड़ रहा है, हम इसका कोई सहयोग नहीं करते, तो हम इसके लिए बाधा ना बने। नहीं रोका फिर किसी ने आपको? नहीं, उन लोगों ने नहीं रोका, सिविल पुलिस ने तो रोका, लेकिन उन लोगों ने नहीं रोका। ये तो बड़ी बात है। हाँ, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं पुलिस की कार्यशैली को समझता हूं, और जो जंतर मंतर पे हुआ, जो दिल्ली में हुआ, वो भी पुलिस के कर्मचारी थे, और कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो बच्चों को सुरक्षित कर रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे कि आगे मत जाओ। कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो खेद प्रकट कर रहे थे। तो यहाँ एक दौड़ लगी है कि कौन कितना खुश कर पाता है सरकार को, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए, अच्छे पद चाहिए। तो अगर संवैधानिक दायरे में आप काम कर रहे हो, जो आपको जैसे थप्पड़ मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है, डंडा मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है, अगर आप एसओपी जारी हो रखी है, अगर आप पैलेट गन यूज करते हो, टीयर गैस यूज करते हो, वाटर कैनन यूज करते हो, उसकी एक एसओपी है कि पहले आपको एक संबंधित अधिकारी उसकी घोषणा करेगा, प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने कहेगा, प्रदर्शनकारी अगर हिंसा नहीं कर रहे हैं तो आप उन पे ये सब चीजें प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपने सिविल ड्रेस में लोगों को भेज दिया, कैसे चिन्हित हो कि वो पुलिस के हैं या आम लोग हैं या हुड़दंगी है, कैसे माना जाए। तो एक एसओपी है, उस एसओपी को क्रॉस करके, ओवरलैप करके, वायलेशन करके अगर आप कर रहे हो तो आप भी तो संवैधानिक मर्यादा को तोड़ रहे हो। फिर आपसे नाराजगी क्यों नहीं होगी, फिर आपसे सवाल क्यों नहीं होगा। और कई जगह आप अगर देखोगे तो बहुत सारे कर्मचारी घटनाओं में शामिल मिल रहे हैं, लूट में, हत्या में, मारपीट में, उस तरह के क्राइम में। तो क्या आप ये नहीं मानते कि वो है तो वो भी मनुष्य, उनपे भी अभाव प्रभाव का असर पड़ता है। ठीक बात है। इसलिए जब कोई इस तरह की घटना होती है तो मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूं, लेकिन मेरी लड़ाई किसी संवैधानिक संस्था से नहीं है, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम भारतीय हूं। और मैं बार बार अपने साथियों को, प्रदर्शनकारियों को मैंने उस दिन भी ये समझाया कि जितनी सरकारी संपत्ति, चाहे सरकारी बस हो, चाहे वो पुलिस की गाड़ी हो, चाहे वो ऑफिस हो, जिस सब जनता का है, तो सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं कर। आप उस दिन की हालत देखोगे तो आपको अचरज होगा जी कि बच्चे आक्रोशित थे, और मैं उनको समझा रहा था, मुझसे कह रहे हैं कि हमें लाठियां पड़ी है, उनके सर फूटे हुए थे, उनके पैरों पे चोट लगी थी, खाले उधड़ी हुई थी। मैं उनको यही समझा रहा था कि आप घर से आए ना, तो अपना अधिकार मांगने आए तो तय करो कि आपका अधिकार इंपॉर्टेंट है या इस लाठी से जो पेन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट। तो जब मैं उनको समझाता हूँ, कहते हैं कि मैं उनसे पूछता पहले कौन सी लड़ाई लड़नी है, तो कहते देखो हमें लाठी मार दी। तो मैं उनसे पूछता क्या मैं अब आपके दर्द को कम करने के लिए पुलिस के लोगों को लाठी मारूं, तब आपका दर्द कम होगा? क्या ये करना अपराध नहीं होगा? तो मैंने कहा जिनको उन्होंने अपराध किया उनके खिलाफ चिन्हित कर कार्रवाई कराएंगे, लेकिन अभी आप अपने बड़े कोज की तरफ देखो जिसके कारण आप अपने घर से निकल के यहाँ थे। तो फिर बच्चों ने माना। मैंने उनको बताया आगे जाओगे क्या होगा, पुलिस पैलेट गन चलाएगी, पुलिस टीयर गैस चलाएगी, लाठियां चलाएगी, वाटर कैनन चलाएगी, आपको चोट लग सकती है, आपको आंखों को नुकसान हो सकता है, आपके शरीर को नुकसान, तो आप बैठ जाओ। अनुशासन में अहिंसा का पालन करते हुए अगर आप संवैधानिक रूप से अपनी बात को करोगे बैठ के, तो इसका भी असर जाएगा देश पे। और हुआ भी, असर गया है, अब इस्तीफा हो गया, इससे बड़ा असर। वो जो कहते थे इस्तीफा नहीं होते, उनके यहाँ इस्तीफे हुए हैं। ये क्या कम है?
कि सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया। बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री रात को 12 बजे, हालांकि जब जब प्रधानमंत्री जी 8 बजे के बाद आए हैं तो ऐसा कांड करके गए हैं कि लोग डर जाते हैं। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कुछ और। अब की बार आए तो हेलो फ्रेंड्स कहते नजर आए। तो परिवर्तन तो किया है युवाओं ने, और उन युवाओं की लड़ाई हम लोग लड़ भी रहे हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, रोजगार मिले। और एक बड़ा काम मेरे मन में ये है, अगर मौका मिले जी तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में इंडस्ट्रियल एरिया जरूर डेवलप करना है, जिससे कि वहां के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिले। और एक पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। जैसे सोचे सहारनपुर का कोई आदमी दिल्ली में रह के 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, लेकिन आदमी को लगता है 20,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन सच ये नहीं है। 6,000 रुपए का कमरा ले लिया, 6,000 5,000 रुपए खाने में चले जा रहे हैं, फिर बिजली का बिल है, पानी का बिल है, फिर ट्रेवल्स है, तो पता लग रहा है 16-17,000 रुपए खर्चे, 3,000 रुपए बचे हैं। अब ये 3,000 रुपए बचा के क्या वो जहां उसका परिवार रह रहा है क्या अपना घर चला सकता है? नहीं। तो प्रैक्टिकली ये सही नहीं। उसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि हम उसी क्षेत्र में जहां का वो रहने वाला वहीं रोजगार दें, चाहे वो 20 की जगह 15,000 का हो। न्यूनतम वेजेस जो है, जो 753 रुपए अनस्किल्ड के लिए, उसको हम लोग लागू कराएं सारे स्टेटों में, और मजदूरों को कम से कम 753 रुपए उनकी मजदूरी मिले, तो इतना पैसा मिले कि भाई वो अपने घर को चला सके सम्मान से, अपने बच्चों की, अपने परिवार के सम्मान की रक्षा कर सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे उद्योग लगा के महिलाओं को घर पे रोजगार मिले, जिससे कि हम उनको, सबसे बड़ी बात क्या है जिस पे चर्चा नहीं होती, टैक्स पेयर बना सके। भाई टैक्स पेयर अगर वो हो जाएंगे और टैक्स आएगा सरकार के पास, तो रेवेन्यू बढ़ेगा और परिवार भी समृद्ध हो गया, परिवार समृद्ध हो जाएगा, अपने सपने पूरे कर पाएंगे, मन में शांति पैदा होगी, क्राइम कम होगा। ठीक बात है। ठीक है, एक अच्छा माहौल बनेगा, डेवलपमेंट होगा, देखने में सुंदर लगेंगे, साफ सफाई होगी, बहुत सारी परेशानियां खत्म होंगी। ठीक है, तो ये करने में खेल कूद, क्या स्पोर्ट्स को हम उस तरह बढ़ावा दे पा रहे हैं? क्या ग्रामीण प्रतिभाओं को वास्तविकता में उनके जो उनके अंदर प्रतिभा है उसके आधार पर उनका चयन हो रहा है? तो ये बात झूठ है कि चयन नहीं हो रहा है। ठीक बात है सर। आपने प्रोटेस्ट की बात की, जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं, आपको भी पार्लियामेंट जाना है जी। रांची का प्रोटेस्ट और जंतर मंतर प्रोटेस्ट, एक धड़ा है, एक तबका है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो प्रोटेस्ट अलग था और ये प्रोटेस्ट अलग है। वहां पर बिरयानी की बात होने लग रही है कि कौन बिरयानी ला रहा है, कौन जुनैद है, कौन क्या है। इस मूर्खता का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं इस मूर्खता का। सवाल ये है, मुझसे भी कल मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप वहां क्यों नहीं आप यहाँ क्यों नहीं बैठ रहे झारखंड के बच्चों? मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ इसलिए बैठा क्योंकि दिल्ली केंद्र सरकार के अंडर आता है, होम मिनिस्टर के अंडर आता है। बिल्कुल। और शिक्षा मंत्री से बात हो रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनसे जवाब मांगना है, तो उनकी जवाबदेही यहाँ सुनिश्चित होती है। यहाँ झारखंड सरकार नहीं बैठी है कि मैं यहाँ बैठूं उनके लिए, लेकिन अगर हाउस खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे विप जारी हो रखा है, बिल आने हैं। जी बिल्कुल। अब सोचो मैं यहाँ से झारखंड जाऊँ, वहां उस दिन विप आ जाए, बिल आ जाए कोई, उस पर वोटिंग हो, मैं यहाँ ना पहुंच पाऊँ। तो यही विपक्ष के लोग, यही मीडिया के लोग मुझे प्रचारित करेंगे कि मैं सरकार से मैनेज होकर चला गया कि बिल पे वोट ना कर सकूं। ठीक बात है। तो एक नेता के रूप में मुझे इस पूरे आंदोलन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल ना खड़े हो, ये भी ध्यान रखना है। तो उस मूर्खता का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुझे एक ही बात पता है कि जब तक भारत का अंतिम व्यक्ति भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ेगा नहीं, उसको जानेगा नहीं, उसके आधार पर अपनी जीवन शैली नहीं बनाएगा, तब तक भारत में बहुत बड़े परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। सिर्फ मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, नीतियों में परिवर्तन जब तक नहीं होगा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी और पॉलिसियां भी नहीं बनेंगी, तब तक बात नहीं आगे बढ़ेगी। और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, चाहे वो सरकार हो, हर व्यक्ति की, चाहे वो नेता, जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी भी चाहिए। जल्दी जल्दी से सर एक एक शब्द में अगर कुछ कहना चाहें किसी के बारे में, मोदी जी के बारे में क्या कहें? नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। देश सबको जान रहा है और देश सबको देख रहा है। मुझे किसी के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जब कोई अच्छा करेगा तो उसका सम्मान भी करूंगा, और जब कोई बुरा कहेगा तो मैं उसकी आलोचना में, जैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से दो बातें जो किसी को नहीं पता मैं कहना चाहता हूँ दोनों प्रोटेस्ट के बारे में। बिल्कुल। और पहली बात मैं यहां से शुरू करूंगा कि एक अधिकारी हैं मंजूनाथ भजंत्री। अच्छा। रांची में, कल मैंने उनकी पोस्ट देखी।
जो प्रोटेस्टर आए हुए थे उनको वापस उनके घरों तक भेजने के लिए उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था कर। डीसी है शायद वो रांची के, बहुत शानदार अधिकारी, मेरा पुराना परिचय। एक अधिकारी में इतनी संवेदना होनी चाहिए कि जो प्रोटेस्टर उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन वो बच्चे हैं उस प्रदेश के, उनको उनके घर तक पहुंचाना, उनको खाने की व्यवस्था कराना, पानी की व्यवस्था कराना, ये संवेदना सरकार के अंदर होनी चाहिए। इसके लिए मैं मंजूनाथ जी को बधाई देता हूं। एक बार दिल्ली का प्रोटेस्ट हुआ, सोनम भाई गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसको इग्नोर किया गया। और मैं चंद्रशेखर आजाद, जबकि राजनीति में कोई किसी की बड़ाई नहीं करता है, क्योंकि हाँ, आदमी अपने आप को सुपीरियर कहता, मैं बहुत जिम्मेदार से कहता हूं। एक शख्स था जिसका सम्मान सारे जो सीजेपी लीडर थे उनको करना चाहिए था, वो थे प्रकाश राज, जिनको नीट का एग्जाम नहीं देना है, जो पूरी रात वहां रहे। एक अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पूरी रात वहां रहे, पूरे दिन प्रोटेस्ट में वहां थे, पता नहीं कुछ खाया नहीं खाया। वेल सेटल्ड आदमी है। हाँ हाँ, एक बार पहले भी आया, अपने सहयोगियों से भी कहा कि इस आंदोलन को समर्थन करो, क्योंकि शिक्षा को लेकर आंदोलन हो रहा है। मुझसे भी कहा कि भाई इन बच्चों को 18 तारीख की रात जब बवाल हुआ और ये कहा गया प्रोटेस्ट हटेगा, तो मुझे भी फोन करके कहा कि भाई आप जाके वहां संभालना, आपसे उम्मीद है। वो आदमी वहां रहा, लेकिन किसी ने उसका नाम नहीं लिया। सोनम भाई के जाने के बाद पूरे 19 तारीख उस आदमी ने विश्वास पैदा किया कि मैं यहां हूं, एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री में। ठीक बात है। जब लाठियां चल रही थी मौजूद था, डर के भागा नहीं, अपना काम छोड़ के। जैसे मैंने कहा नीट का एग्जाम उनको नहीं देना है, उनका पेपर लीक नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दिया गया कि शायद कुछ तरह वाली बात होगी। लेकिन मैं चंद्रशेखर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि प्रकाश भाई आपने बहुत मदद की बच्चों की, मैं आपको सलूट करता हूं आपकी मेहनत को, आपने बहुत काम किया। और आपने जिस तरह से, कुछ लोग अपने लिए लड़ते हैं, आप देश के बच्चों के लिए लड़े, मैं आपको बधाई देता हूं और आपके अच्छी स्वास्थ्य की, तरक्की की मंगल कामनाएं करता हूं। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझे किसी को ये कहने में कि उसने अच्छा काम किया, मुझे इस बात से निराशा नहीं होती। जबकि नेताओं में ये रहती है इनसिक्योरिटी, भाई मैं किसी की बड़ाई क्यों करूं। लेकिन मैं प्रकाश भाई के लिए ये सब जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बात छेड़ दी कि भाई तो अनुभव कैसा रहा, तो अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। उन बच्चियों को नेहा से लेकर तमाम उनका भी बहुत बड़ा रोल है, सोनम भाई का बहुत बड़ा रोल। बिल्कुल ठीक बात है। आप उन पर टिप्पणी कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हो, लेकिन अपनी जान को दांव पे लगाना आसान काम नहीं है। उन बच्चों ने, मनीष और तमाम जो है दानिश, जो बच्चे वहां नेहा जिन्होंने भूख हड़ताल की, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने देश भर से लोग वहां पहुंचे थे, जिन्होंने वहां खाना की व्यवस्था कराई, पानी की व्यवस्था कराई, जिन पत्रकारों ने कवर किया, मैं उन सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा, उन्होंने लोकतंत्र के विश्वास को मजबूत किया। जिसमें आप भी वहां गए थे तो आपको भी, और जो जहां से वहां आया था, जिसने जैसे भी सहयोग किया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। ये मेरा काम है कि ये काम विपक्ष की जिम्मेदारी थी, विपक्ष के लोगों ने नहीं किया, युवाओं ने किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। दिल बड़ा करके हर उस शख्स का स्वागत कीजिए जिसने इस आंदोलन में योगदान दिया, जिसकी वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में अगर कुछ आप कहना चाहें उत्तर प्रदेश की जनता से या फिर उत्तर प्रदेश के नेताओं से, कैमरा आपकी तरफ है, आप कैमरे की तरफ है, आप कुछ भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता से मेरा आग्रह, एक कहावत है जो मैं पहले दोहरा चुका कि अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। एक मौका जाति धर्म से ऊपर उठ के चंद्रशेखर आजाद को, आजाद समाज पार्टी को दीजिए, फिर बताइए कि उत्तर प्रदेश में काम हुआ या नहीं हुआ। एक साल में अगर आपकी उम्मीदों पे, बड़ी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए तो खुद से सरकार छोड़ के घर बैठने काम करेंगे, लेकिन अपने प्रदेश को पीछे नहीं जाने देंगे। आज उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश बन गया है, आज उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है बहुत सारी चीजों में। एडवर्टाइजमेंट में तो आगे चल रहा है, लाठी बजाने पे, प्रोटेस्टर पे, बच्चों को कमजोर करने पे, हिंसा करने में आगे है, इनकाउंटर करने में बुलडोजर, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है। बच्चों का 69 शिक्षक भर्ती के बच्चों का, उनका हक लूटने में, और यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से जो है बीबीयू में जिस तरह बच्चों के साथ अन्याय हो रहा, उसमें तो टॉप पे दिखता है शिक्षा को कमजोर करते हुए। लेकिन शिक्षा को बढ़ाते हुए प्रदेश के
लोगों का विश्वास जीतते नहीं दिखता है। तो एक मौका आजाद समाज पार्टी कांशीराम को दीजिए, फिर फैसला कीजिए कि कौन बेहतर है। और मेरा कंपैरिजन किससे मत कीजिए, मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो आया हूँ, पहली बार का सांसद हूँ, विपक्ष का सांसद हूँ। जो निधि आती है उसका एक एक पैसा अपने क्षेत्र में लगाता हूँ। अवसर मिलेगा, खजाने की चाबी होगी तो दिल खोल के जनता के लिए काम किया जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा, मेरा आपको वचन है। मैं आपका चंद्रशेखर आजाद आपसे अपील करता हूँ। एक और अपील कर दीजिए हमारे चैनल के लिए कि सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, अनुज भाई के चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये वो आवाजें हैं जो निष्पक्ष हैं और जो सरकार से सवाल पूछती है, ना कि आम लोगों से। इनको भी सपोर्ट करें, मेरी इनके लिए भी मंगल कामनाएं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत मुद्दे थे, बहुत और टॉपिक्स थे। आपसे बात करने के बाद ये लग रहा है कि बात होती रहे, बस चलता रहे ये इंटरव्यू, लेकिन समय है, आपको भी जाना है। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। धन्यवाद।